हर कास्ट अपने हिसाब से वोट करती है। बिहार एक और यूपी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि बिहार उत्तर प्रदेश की तरह कम्युनल नहीं है। यहाँ कम्युनल लाइंस पे वोटिंग नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं। यहाँ जो दो जातियाँ हैं वो थोड़ा ज़्यादा वोकल नज़र आएंगे आपको, यादव और भूमियार्स, और कुर्मी वोकल नज़र आएंगे नीतीश कुमार के लिए। नहीं, बिहार बाबूशाही का रिश्ता है। गुजरात में ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे हैं, राजस्थान पूरा ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे हैं, हरियाणा पूरा ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे हैं। कौन सी देखिए, वो द पीरियड ऑफ टाइम मोदी जी का जो वे ऑफ वर्किंग बीजेपी का, वो ऑफलैट टू कंट्रोल थिंग्स दे यूज ब्यूरोक्रेट्स। मतलब बिहार इज़ नॉट द ओनली स्टेट। आई थिंक नीतीश कुमार ने पहले किया, मोदी जी ने भी उनसे शायद सीख ली और मोदी जी उसको बड़े स्तर पर पूरे देश में लागू कर चुके। और अफसरों की जो भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब बाहर कितना बड़ा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप और नीतीश कुमार की जो कार्यशैली रही है, आप इसको गौर कीजिएगा कि नीतीश कुमार 2008 में एक कृषि बिल लाए थे। रमई राय उस समय कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने कृषि बिल लाया और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कृषि मंत्री को ये पता भी नहीं चला कि ये बिल कौन सा आया है। चुनाव एक लाइन में है कि अगर 1,31,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये ना मिले होते तो यहाँ पर कोई चुनाव ही नहीं था। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर, नतीजे 14 नवंबर को हैं। तो अब इन लास्ट ओवर्स में आखिर कौन सी टीम कैसी बैटिंग कर रही है, किसका स्ट्राइक रेट कैसा नज़र आ रहा है, कुल मिलाकर जो चुनावी समीकरण उभर रहे हैं उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो ऐसे पत्रकार हैं जो बिहार को बारीकी से समझ रहे हैं, और आशुतोष पांडे जो कि आरा में रहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। आउटलुक वायर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इनकी अभी हाल फिलहाल में भी आई हैं बिहार से जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका। साथ ही हमारे साथ सौरभ शुक्ला हैं, द रेड माइक के को फाउंडर, और सौरभ भी पिछले लगातार 1 महीने से तो बिहार वासी ही बने हुए हैं। सौरभ, आप ये बताइए कि आप एज रिपोर्टर जो लगातार पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे हैं, नॉर्थ इंडिया को आपने बहुत बारीकी से कवर किया है, बिहार एज अ स्टेट, एज अ रिपोर्टर के लिए कितना डिफरेंट है आपके लिए कवर करना? ये सबसे पहली बात है कि अगर आप, बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स एज ए ऑलवेज से। बिहार को पहले अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो बिहार में पहले 1 महीने रहिए और बिहार का हर ज़िला घूमिए, और फिर जब आप बिहार के हर ज़िले में आप अच्छा खासा टाइम लगा लेंगे और मिनिमम रोज़ 100 आदमी से मिलिए, तब आपको बिहार 10% समझ में आएगा। और हम उन पत्रकारों में हैं जो आके एक दिन एयरपोर्ट उतर के सबसे पहला टैक्सी वाले और होटल के रिसेप्शनिस्ट और होटल में जो लोग खाना देने आते हैं और वो जो डिलीवरी करते हैं उनसे पूछ करके चुनाव प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। जो चुनाव प्रेडिक्ट करने का काम है पोलस्टर्स का काम है। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम सीटें कितनी कौन जीत रहा है वो नहीं, हमारा काम मुद्दा, माहौल, नैरेटिव्स, उनको एनालाइज करना और डिकोड करना है। तो जो बिहार का चुनाव है वो बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना या समझना भी, एनालाइज करना भी, क्योंकि हर कास्ट अपने हिसाब से वोट करती है। बिहार एक और यूपी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि बिहार उत्तर प्रदेश की तरह कम्युनल नहीं है। यहाँ कम्युनल लाइंस पे वोटिंग नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं। यहाँ जो दो जातियां हैं वो थोड़ा ज़्यादा वोकल नज़र आएंगे आपको, यादव और भूमियार्स, और कुर्मी वोकल नज़र आएंगे नीतीश कुमार के लिए। तो सबकी अपनी जात और सबकी अपने नेता, तो उन्होंने अपने नेता, अपने नायक और अपने वोटिंग की जो उनकी समझ है उन्होंने उसी तक, जाति तक और जाति के नेता तक सीमित कर रखी है। तो बिहार का जो शुरुआती एनालिसिस है वो यही।
आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या बात रही एज अ रिपोर्टर अभी तक बिहार को समझने में? एज अ चैलेंजिंग सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे पैसा नहीं है। पैसा होता तो हम और ट्रेवल करते, हमारे पास रिसोर्सेज होते तो हम एक दो लोग और हायर करते और अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट करते और अच्छा एनालिसिस करते। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए वो है। दूसरी बात, चैलेंजिंग बिहार में कुछ भी नहीं है। बिहार के लोग बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं, खुल के बोलते हैं, खुल के बात करते हैं, कहीं कोई भय का माहौल नहीं है। और कम से कम एक क्रेडिट जो है नीतीश कुमार को हम हमेशा देते हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार में को कम्युनल नहीं होने दिया, और कम्युनल ना होने देने के साथ साथ उन्होंने एक काम ये भी किया कि एक बहुत बड़े तबके को बेरोज़गार कर दिया। ये प्लीज़ रेड माइक को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए। खैर, यहाँ आशुतोष, सौरभ जो दिल्ली से आए हैं, बिहार को कवर कर रहे हैं, यहाँ रहकर उनका एक नज़रिया है, उनका एक ये आपके लिए, जो आप बिहार को यहाँ पर आप रहे हैं, जन्मे हैं, ये चुनाव आपके लिए कुछ अलग नज़र आ रहा है दूसरे चुनावों के मुकाबले? मैं 2020 के चुनाव से इस चुनाव को देखना चाह रहा हूं। अभी हालांकि समाजशास्त्री और समाज वैज्ञानिक इसको सूत्रीकरण करेंगे कि ये चुनाव कैसा रहा है, लेकिन जिस चुनाव 2020 में आरजेडी एकदम आक्रामक चुनाव लड़ रही थी, इस बार मुझे हल्का नज़र थोड़ा सा आया, थोड़ा सा चुनाव में सीटें देते हुए लड़खड़ाई हुई नज़र आई, और बहुत सारे जो बागी हुए उनको अपने स्तर पे मैनेज करने में असफल रही, उसका जो खामियाजा है हो सकता है असर देखेगा। लेकिन एक और बात रही कि ये चुनाव स्थिर रहा, इतना वोकल नहीं रहा चुनाव, इतना खुला हुआ ओपन नहीं रहा कि लोग ऐसे देख के अंदाज़ा लगा पाएँ कि क्या हो रहा है। और अलग अलग जगहों पे जाइएगा, सौरभ भाई जैसा बता रहे थे कि ये अलग जातियों के अपने नेता हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बिहार में जातियों का राजनीति इस तरह से हुआ कर्पूरी ठाकुर के ज़माने से कि जातियों और उपजातियों के भी नेता हैं। आप ये मतलब बनिया में वैश्य समुदाय में 22 जातियाँ हैं, उपजातियाँ मिला के सब कुछ है, तो किसको वोट कर रहे हैं, किसको अपना नेता मान रही है, देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने 2 बातें और कही कि भाई यादव जाति और भुनिहार जाति वोकल जाति आ रही, वो एकदम पॉलिटिक्स में आपको हमेशा फ्रंट पे दिखेगी, बोलते हुए अपने एक्टिविटी से दिखेगी। बाकी की जातियाँ अभी पॉलिटिकली रूप से जहाँ खड़ी हैं वो अपना वजूद तलाश रही है कि हम यहाँ सरवाइव करेंगे कि नहीं। उसमें ईबीसी भी है, उसमें अनेक जातियाँ हैं, जाति जनगणना। नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बाद, मैं ये मानता हूँ कि शराबबंदी के बाद उन्होंने जो परोक्ष रूप से रोजगार दिया है, वो लोगों को ये बता दिया है कि भाई ये हमारी लोग शराब बेचने लगे हैं। बेरोजगारी तो बढ़ी है, लेकिन एक परोक्ष रूप से रोजगार भी लोगों को मिला है। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ये शराब खुल जाएगा तो कितनी बड़ी हिंसा होगी, क्योंकि जो लोग बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं, घर घर बेच रहे हैं, तो और जो उनका आर्थिक लाभ मिल रहा है, सामाजिक लाभ मिल रहा है, जो स्कॉर्पियो खरीद चुके हैं, और अचानक वो बेरोजगार भी हो सकते हैं। और एक बूटलेगर्स का इकोनॉमी जो है वो बन चुका है एकदम। और ये पूरी एक जो अर्थशास्त्री जिसे गिग इकोनॉमी कहते हैं तो ये बना हुआ है, जैसे आप जोमेटो वाले आधिकारिक रूप से माने घर पे डिलीवरी करते हैं, तो दारू वाले भी घर पे डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन इसको कोई ट्रैक नहीं करता है कि कौन कहाँ से निकल रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है, बेरोजगारी काफ़ी है, और अफसरों की जो भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब बाहर कितना बड़ा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप और नीतीश कुमार की जो कार्यशैली रही है, आप इसको गौर कीजिएगा कि नीतीश कुमार 2008 में एक कृषि बिल लाए थे। रमई राय उस समय कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने कृषि बिल लाया, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि
कृषि मंत्री को ये पता भी नहीं चला कि ये बिल कौन सा आया है। पूरे भारत से बिहार कैडर के सारे अफसरों को नीतीश कुमार ने बुलाया और कहा कि काम पे लग जाइए। तो यहाँ पे जो बिहार की जो सरकार जो चलती है, न वो जेडीयू चलाता है, न भारतीय जनता पार्टी चलाती है, न आरजेडी, यहाँ के अफसर चलाते हैं। एक और उदाहरण देना चाहूँगा, जब आरजेडी और जेडीयू में गठबंधन था, कांग्रेस भी साथ में थी, तो डॉक्टर चंद्रशेखर यहाँ के शिक्षा मंत्री थे और के पाठक शिक्षा सचिव थे। तो आप समझिए कि शिक्षा सचिव का पावर इतना ज़्यादा था कि चंद्रशेखर अपने कार्यालय भी नहीं जा पाते थे, मंत्री अपने कार्यालय भी नहीं जा पाते थे, उनको कोई जवाब भी नहीं मिलता था। तो स्थिति यही है, इसके बावजूद अपनी सब चल रही है। सौरभ, जो बात आशुतोष ने कही, इन्होंने कहा कि आरजेडी ने काफ़ी गड़बड़ियाँ की। एक तो क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है महागठबंधन में ज़्यादा गड़बड़ियाँ क्या कांग्रेस की तरफ से दिखी? आरजेडी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कैंपेन आपको कैसा नज़र आया? और दूसरा, एज ए रिपोर्टर जिन्होंने दूसरे स्टेट्स को कवर किया है, ये बिहार और बाबूशाही का जो रिश्ता है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप रिलेशनशिप है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिहार बाबूशाही का रिश्ता है। गुजरात में ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे हैं, राजस्थान पूरा ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे हैं, हरियाणा पूरा ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे हैं। कौन सी, देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोदी जी का जो वे ऑफ वर्किंग बीजेपी का, वो ऑफलैट टू कंट्रोल थिंग्स दे यूज ब्यूरोक्रेट्स। मतलब बिहार इज नॉट द ओनली स्टेट। आई थिंक नीतीश कुमार ने पहले किया, मोदी जी ने भी उनसे शायद सीख ली और मोदी जी उसको बड़े स्तर पर पूरे देश में लागू कर चुके। नंबर 1। नंबर 2, जो बिहार है, बिहार में 2-3 चीज़ें हैं। बिहार में देश की 10% आबादी रहती है और बिहार का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में मात्र 3.2%। अब एक तो फिर बाबूशाही की बात की आपने, दूसरा आपने बोला आरजेडी के बारे में। हमें लगता है कि आरजेडी शायद अपना बेस्ट इलेक्शन लड़ रही है। बगावत और ख़राब टिकट तो बीजेपी में भी बांटे गए। इन बीजेपी में अमित शाह यही मौर्या में आके बैठ के उन्होंने साम दाम दंड भेद जो करना था प्यार से समझाया, जो नहीं समझ पाया उसको थोड़ा सा सहला के समझाया, और जो नहीं समझा तो उसे चुम्मी दे के समझाया। चुम्मी इन द सेंस कि ही मेड श्योर कि उन्होंने समझा दिया अच्छे से। तो उनकी बगावत खुल के नहीं, लेकिन ज़मीन पर आप देखेंगे अली नगर सीट से मैथिली के खिलाफ लोगों ने, कल ब्राह्मणों ने वोट किया है। तो ये एक बात है। आरजेडी के साथ सब 230 चुनाव में चुनाव एक लाइन में है कि अगर 1,31,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये ना मिले होते तो यहाँ पर कोई चुनाव ही नहीं था। ये बात आदरणीय आशुतोष पांडे जी भी मानेंगे। 1,10,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये मिलना जीत के बेहद करीब लेकर के आ जाता है एनडीए को। अब आप बात कर रहे हैं आरजेडी की। अब आरजेडी ने क्या चीज़ें की? आरजेडी ने बहुत तेजस्वी ने कोशिश की कि परिवारवाद के आरोप से निकालें अपनी पार्टी को। आप देखेंगे तेज प्रताप यादव हमेशा पार्टी के लिए थोड़ा बैगेज रहते थे। उनके बयान, उनकी बातें, उनके तमाम जो उनके तरीके हैं, उससे पार्टी एम्बैरेस होती रही। आप देखेंगे पार्टी से पहली बात तो तेजस्वी ने अपने आप को अलग किया, पार्टी को अलग किया। दूसरा, उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की। भूमियार और यादव कभी साथ नहीं थे और भूमियारों को, मुझे लगता है कि आरजेडी और सामाजिक न्याय की बनी पार्टी हमेशा भूमियारों के खिलाफ बनी। इस बार उन्होंने अच्छे खासे भूमियार को टिकट दिया, चाहे औरंगाबाद की सीट हो, चाहे वो लालगंज की सीट हो। 11 सीटों पर भूमियारों को टिकट दिया है, कोयरियों को टिकट दिया है, कुशवाहा समाज के लोगों को दिया है। आप देखेंगे उन्होंने अपने काडर को बहुत कंट्रोल में रखा है कि यादवों के खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन ना हो जाए, वो उन्होंने होने नहीं दिया है। आप देखेंगे उन्होंने स्ट्रैटेजिकली तेजस्वी की रैलियों में जो बहुत भीड़ आ रही है उसको बहुत ज़्यादा ओवर प्ले नहीं किया है, उसे अंडर प्ले किया है। तो वो इस चुनाव को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहते, क्योंकि चुनाव हाइप होगा जब मुसलमान यादव हल्ला करेंगे तभी तो चुनाव हाइप होगा उनका। भाई 18% यादव के 16% है, 16% यादव है। 16% जब हल्ला करेगा तो बाकी काउंटर पोलराइजेशन होगा। तो उन्होंने वो करने की कोशिश की है कि वो काउंटर पोलराइज ना करें। ये चुनाव बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भाई उन्होंने, तेजस्वी ने पूरा चुनाव बेरोजगारी पर रखा हो। कोई भी सवाल पूछे वो रोजगार पर ले आते हैं, वो रोजगार पर बात कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव बीजेपी के पिच पे जाके नहीं खेला। उन्होंने ओसामा शहाब है, शाहबुद्दीन के बेटे हैं, उनको बोल दिया मीडिया से बात नहीं करेंगे। उन्होंने शाहबुद्दीन के मामले को ज़्यादा ओवर प्ले नहीं होने दिया। उन्होंने उसको शांत रखा, मीडिया से दूर रखा। उन्होंने अपने परिवार में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उन्होंने, राबड़ी जी का एक ही इंटरव्यू आया, वो भी उन्होंने अपने बेटे की बात कही। उन्होंने परिवार से बहुत ज़्यादा किसी ने मीडिया अटेंशन, मीडिया लाइट नहीं। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं दिए हैं।
वो 18 से 19 रैली रोज़ कर रहे हैं, पर क्या आप देख रहे हैं कि वो बहुत ओवर प्ले हो रहा है कि 18-19 रैली कर रहे हैं रोज़? नहीं ओवर प्ले कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी 2020 में कि उनको इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इस बार उनके लिए हमें देख, कभी पॉलिटिकल पार्टी कोई इरेलीवेंट तो नहीं होती है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए इसके बाद थोड़ी चुनौतियाँ हो जाएंगी। उनके परिवार से चुनौती हो जाएंगी। रोहिणी और उनकी तेजस्वी के बीच सबको पता है, रोहिणी नाराज़ रहती हैं, तेज प्रताप के बीच संबंध खराब हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चुनाव बहुत कुछ निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। कांग्रेस पार्टी की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में तमाम चुनौतियां, उनकी पार्टी के लोगों ने ही तमाम विरोध किया है। हम और आप जहां बैठे कुछ दिन पहले तमाम उनके बागी नेता जो टिकट बेचने का आरोप लगा गए, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सेक्रेटरी, यहाँ तक AICC के मेंबर्स खुल करके बात बोल रहे हैं। तो कांग्रेस की भी अपनी चुनौतियाँ, लेकिन राहुल गांधी की तरह उनके पास एक स्टार प्रचारक है जो पानी में, तालाब में कूद जाता है, और साफ तालाब भी नहीं था, हाँ, उसमें मछली पकड़ने लग जाते हैं, वो मखाने निकालने लग जाते हैं, वो यात्रा करके आए हैं, उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है, वो अपने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप अगर जीत गया तो पहला काम क्या करेंगे, और काम से काम नहीं। तो राहुल गांधी का एक ऑरा है। कांग्रेस पार्टी की पूरी मशीनरी लगी हुई है, ताकत लगा रही है, वो सब कुछ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोकलाइज चुनाव होता है। जैसे हमने कहा कि बिहार का एक साथ जाति है, एंड में चुनाव जाति पर आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे दो तरीके के पोलराइजेशन है, यंगस्टर्स के बीच तेजस्वी यादव की तरफ पोलराइजेशन और महिलाओं के अंदर नीतीश कुमार के लिए तरफ पोलराइजेशन। यही चुनाव है बिहार। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो कुर्ता पजामा है उसमें इस बार कम नज़र आ रहे हैं तेजस्वी यादव। ज़्यादातर जो है जीन्स टी शर्ट पहनकर दौड़ते भागते हुए नज़र आए हैं, जेनजीज़ के लिए रील बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने बात कही युवाओं को लेकर, आशुतोष, आपका सेंस क्या है? आप लगातार घूम रहे हैं फील्ड पर, इस वक्त जो युवा हैं, क्या आपको लग रहा है क्या सही में जो बोल रहे हैं कि पलायन का मुद्दा है, उनको नौकरियां चाहिए, उन पर लाठियां बरसी हैं, वो गुस्से में हैं, वोटिंग बूथ तक जाते जाते क्या यही मुद्दे रह रहे हैं उनके दिमाग पर, या फिर वापस से जो है जातीय समीकरण ही हावी हो जा रहा है? मैं कल मोतिहारी के सत्याग्रह पार्क में घूम रहे युवाओं और कपल से मैं बात कर रहा था। मैं ऐसे बात पॉलिटिकली करते करते मैंने पूछा कि क्या समस्याएं, क्या करते हैं, गांधी जी को कितना जानते हैं, जॉर्ज ऑरवेल वहीं के जन्मे थे, कितना जानते हैं, ये सारी मैं बातें पूछते हुए पूछा कि तब ये चुनाव यहाँ पे कौन खड़ा है, क्या है। तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है, हम नामांकन नहीं हो पा रहा है, खेती करना पड़ रहा है, और बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि हम घर की जो खर्ची है वो चल नहीं पा रही है। तो स्थिति बेहद भयावह हो गई है, और इस भयावह स्थिति का सामना हम समाज में जहाँ खड़े हैं अपनी प्रासंगिकता को लेकर भी बेचैन हैं। तो फिर मैंने पूछा कि तो क्या लग रहा है कि सरकार बदलेगी? तो वो 4 युवकों ने कहा कि लेकिन नीतीश कुमार ही ठीक है अंत में। मतलब वो इतने बड़ी बड़ी बातें करने के बाद उन्होंने लास्ट में कहा कि नीतीश कुमार ने सड़क उड़क बनवा दिया है, मोतिहारी में मैरीन ड्राइव बन गया है। इस बात से वो बहुत खुश थे। तो लेकिन वो कहे कि बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है बिहार की, और पलायन बहुत बड़ा समस्या। हमारी जो मैं स्टोरी थी वो इसी विषय को लेकर थी, पलायन को लेकर के। तो सारे लोगों का यह कहना है कि पलायन, लेकिन पूरी तरह से जैसे सौरभ भाई बता रहे हैं वो जातियों और उपजातियों में सिमटा हुआ है कि अंततः क्या होगा ये वो, क्योंकि कैमरा और वो जैसे ही आदमी जान जाता है कि आप पत्रकार हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो वो हमेशा वो बेरोज़गारी पे बात करेगा, हमेशा वो विकास को लेकर के बतियाएगा, और जिससे लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कुछ बातें हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कैमरा वैमरा बंद होता है, आप लिखना बंद करते हैं, चलना बंद करते हैं, तो अपनी बात वैसे ही जो है वही बात होगी। देखिए, और इसीलिए जब भले ही मुद्दा जो है यूथ एम्प्लॉयमेंट का हो और इकोनॉमी का हो, लेकिन आप महागठबंधन में भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी सोशल इंजीनियरिंग की बात सौरभ ने की, और जिस तरीके से एक मल्लाह के बेटे को भावी जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पर उसके नाम का ऐलान किया गया। मुकेश सहनी से खास बातचीत की है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन सौरभ, जो एक दूसरा फैक्टर है यहाँ पर, जहाँ आप सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी की उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों में, उसके नतीजे भी आए,
मुस्लिम जो उनकी परंपरागत वोट बैंक है, जहाँ तक MY कॉम्बिनेशन का सवाल है, तेजस्वी यादव के लिए, RJD के लिए, आप लगातार बात करते हैं माइनॉरिटीज़ पॉपुलेशन के साथ, उनकी नब्ज़ को टटोलते हैं। आपका सेंस क्या है कि किस ओर जा रहा है? क्या कंसोलिडेटेड वोट जा रहा है? क्या ये पोलराइज्ड वोट है? कैसे देख रहे हैं आप? पोलराइज कंसोलिडेटेड नहीं मैम, उनका जो MY है वो इंटैक्ट है। मतलब जो पिछली बार नीतीश कुमार को गया था वो कम हो जाएगा, वो 10% से शायद 4% हो जाए, 6% का वो एक स्विंग है वो, कोई उसमें MY सबका, वही हमने बोला, सबका जातिगत और परंपरागत वोटर इंटैक्ट है सीटों में। जहाँ भूमियार लड़ रहा है, जैसे लालगंज की सीट पे तो वहाँ भूमियार दे रहे हैं RJD को वोट, जैसे औरंगाबाद की सीट पे भूमियार लड़ रहे हैं तो RJD को वोट दे रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं है भूमियार वहाँ भूमियार नहीं दे रहे हैं वोट। तो जो जिसका जाति का वोटर है वो इंटैक्ट है। कुर्मी मोरलेस आपको इंटैक्ट नज़र आएंगे नीतीश कुमार के साथ, तो जिसका जातिगत वोटर है वो उनके साथ इंटैक्ट है। अब बात ये है कि नहीं कौन कितना, क्या मल्ला जो वोटर, सन ऑफ मल्ला, तो क्या मल्ला क्या एक ही मल्ला नेता है क्या बिहार में? तो बीजेपी के अपने मल्ला नेता नहीं है, या बीजेपी का कार्डर वोट नहीं है मल्लाओं में? क्या JDU के मल्ला नेता नहीं? क्या अगर वो 2.5% मल्ला है और उपजाति मिला के मान लीजिए 4-4.5% मान लें, तो क्या 4.5% मुकेश सहनी को अपना नेता मानता है, उसके नाम पर वोट दे देगा? नहीं देगा ना भाई। मतलब आपको नहीं लग रहा है वो वोट ट्रांसफर पूरी तरीके से हो रहा है? वोट ट्रांसफर पूरी तरीके से नहीं होता है किसी का भी। मुस्लिम यादव का वोट ट्रांसफर होगा कंप्लीट वोट ट्रांसफर कंसोलिडेशन मान लीजिए जब 75 से 80% हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पर्सन का तो यहाँ मिलन हो जाता है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि नीचे भी जो आदमी हैं, जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, उसका भी उसका तो मन मिलाव हो जाए, उसमें खटास, क्योंकि वो जनता भी देखती है कि आप अपने रणनीति के तहत, अपने फ़ायदे के लिए, आप अपने कुछ नफ़ा नुकसान के लिए एक साथ आए हैं, ठीक है ना। वो जो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं और जो पीछे घूमते हैं, उनके बारे में भी सब लोग जानते हैं कि ये कौन है। और जो वोट नहीं गांव में है, अपना काम कर रहा है, कस्बे में है, शहर में है, वो सारी परिस्थितियों को अपने सुरक्षा की दृष्टि से वोट करता है। कि हमारी जैसे नौकरी पेशा वाला है तो वो अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि देखेगा, जो खेती वाला है, गृहस्थ वाला है, अपने आस पास से उसका आबो हवा बनता है कि हम किसको वोट करें, और उसी से वही चीज़ें वो प्रभावित करती हैं कि हम, जैसे वो किसी यादव से अपने पड़ोसी में झगड़ा हो गया तो वो यादव को वोट नहीं करेगा, किसी बुनियार से झगड़ा हो गया तो बुनियार को वोट नहीं करेगा। इससे वो पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि प्रभावित आज के दौर में हो रही है। और मैंने तो लोकसभा में बिहार में देखा कि ये क्यों बिहार में कुछ सीटें जो प्रभावशाली सीटें थी वो बीजेपी क्यों हार गई। इसके पीछे यही कारण था कि भाई यहाँ से भी आरा से भी राजपूत जीते, काराकट से भी राजपूत जीते, बक्सर से भी राजपूत जीते, तो ऐसा होगा नहीं। अन्य जातियाँ एक दूसरे के खिलाफ आ गई कि भाई राजपूत बनाम ऑल हो गया। और बीजेपी का तो मान लीजिए कैडर है, अब सबका कैडर है, लेकिन उसमें हर पार्टी में, हर उम्मीदवार में जब तक अतिरिक्त वोट नहीं जुटेगा तब तक वैसी ही परिस्थिति रहेगी। आखिरी सवाल आप दोनों से। सौरभ, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, जो बहुत क्रूशल फैक्टर यहाँ पर बना हुआ है, जीविका दीदीज़ के प्रोग्राम के स्टार्ट होने के बाद से वो लगभग बूथ एजेंट्स के तौर पर जो हैं काम करती हैं नीतीश जी के लिए। यहाँ जो हायर वोटर टर्नआउट है उसको इस वक्त आप कैसे रीड कर रहे हैं? कुछ क्लैरिटी मिल पा रही है कि ये किस दिशा जो है आप इस टर्नआउट को जाते हुए देख रहे हैं फर्स्ट फेज़ के बाद में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा वोट करती हैं, और महिलाओं की वोटिंग प्रेफरेंस सबको एविडेंट है, सामने है कि महिलाएं नीतीश कुमार को दे रही हैं, 10,000 रुपये उनको मिले हैं। तो जीविका दीदी नहीं, जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, वो नीतीश कुमार के बूथ एजेंट की तरह काम करती हैं, क्योंकि वो सुपरवाइज़र की तरह रहती हैं। अब ये कह देना कि सारी महिलाएं वोट कर रही हैं नीतीश कुमार के लिए, तो ये भी अतिशयोक्ति हो जाएगी। जिसका जो वोट है और लोकलाइज चुनाव है, जिसका अब हो सकता है कि भूमियार औरतें मुन्ना शुक्ला की बेटी को लालगंज में वोट कर रही हूँ, पूरा जातिगत कंसोलिडेशन है, पूरा एक तरफा। हो सकता है कि मेजॉरिटी वुमेन यादव भी वोट करें, तो हम मान के अगर ये चले कि सारी महिलाएं 100 महिलाएं जातियों के 100 में से 100 कर रही हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी
तमाम जो हैं आप मिल जाएंगे। तो इसमें आपको नज़र आएगा कुछ जीविका बहन जी आई तो उन्होंने बोला नहीं हम तेजस्वी को देंगे वोट, लेकिन नीतीश की रैली में आई। क्यों आई? जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइज़र लेके आई, सुपरवाइज़र लेके आई, क्योंकि उनसे उनके काम रोज़मर्रा के चलते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के साथ है। सिर्फ और सिर्फ एक वजह है जो इस चुनाव में नीतीश कुमार को 20 साल से लगातार रेलेवेंट रखे हुए हैं, और इस चुनाव में 2020 से ज़्यादा रेलेवेंट नीतीश कुमार है। आपसे लास्ट कमेंट्स, क्या वजह है कि नीतीश कुमार 20 साल से वो मतलब एक तरीके से हम जैसे कहते हैं ना क्विंटेसेंशियल कैट विथ 9 लाइव्स टाइप के पॉलिटिशियन हैं, कि 20 साल वाली एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी बहुत एंगर नहीं है नीतीश कुमार के प्रति। मोदी जी की लहर नहीं है इन चुनावों में, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति भी कोई एंगर का वेव नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, निराशा हो सकती है, क्या वजह है अगर आप ब्रीफली बोलेंगे? नीतीश कुमार ने कभी वैसा मतलब वो सोशली और वोकल होके कोई जातियों की या कोई सामाजिक रूप से ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं दिया है जिससे लोग हतोत्साहित हो जाए। वैसे नीतिगत तौर पे लोग निराश जरूर हैं कि नीतीश कुमार भाई ये हैं, लेकिन उनकी जो माने कार्यशैली है और काम करने बोलने के जो तौर तरीके हैं, कम बोलना, कभी न दिखना, तो नीतीश कुमार के प्रति इसलिए गुस्सा भी नहीं है कि भाई वो नहीं दिख रहा है। और थोड़ा उम्र बड़ी है तो मुझे कहीं कहीं उनके प्रति सिंपैथी भी दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है अब घर का बुजुर्ग हैं तो निकाल नहीं ना दीजिएगा। लोगों को लग रहा है आखिरी टर्म है, उनके साथ हम चले जाते हैं, ये बातें भी सुनने को मिल रही हैं। और लोगों को ये भी लगता है कि कई पॉलिटिशियंस के मुकाबले और आमतौर पे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो खबरें लाएंगे, चाहे अफसर लोग जानते होंगे। व्यक्तिगत और सामाजिक धारणा ये है कि नीतीश कुमार ने ना अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, ना कोई आर्थिक रूप से उन्होंने कोई एम्पायर खड़ा किया है। और इतना 20 साल के मुख्यमंत्री, उससे पहले रेल मंत्री रहे, उसके बाद सांसद विधायक तो रहे ही, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और नीतीश कुमार अपने आखिरी, और एक और मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को 2020 में भी चुनाव प्रचार उन्होंने किया और 2025 में भी कर रहे हैं। इतना आक्रामक चुनाव प्रचार मैंने 2025 में भी नहीं देखा था, क्योंकि एक दिन उन्होंने 6 रैलियाँ गाड़ी से की। जिस दिन बारिश हो रही थी और बहुत सारे नेता अपनी हेलीकॉप्टर लेके नहीं उड़ पाए, उस दिन उन्होंने रैली की, रोड पे रुक गए। प्रधानमंत्री की जिस दिन यहाँ पे रैली हो रही थी उस दिन नीतीश कुमार किसी गांव में ठहरे हुए थे। ठीक है, तो ये उनके प्रति लोगों की ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे दिन भी देखने को मिल रहे हैं जब नीतीश कुमार, जैसे आशुतोष ने कहा, आक्रामक रूप से जो है वो कैंपेन भी कर रहे हैं। उनकी छवि शायद एक ईमानदार वाले नेता की मानी जाती है, लेकिन वहीं इसी आशुतोष ने रिपोर्ट भी फाइल किया है, उसे आप ज़रूर पढ़ें कि किस तरीके से लल्लन सिंह की तरफ से जो है नीतीश कुमार के बेटे को बाकायदा एक महंगा जो है वो लैंड, एक पेंट हाउस जो है वो एलोकेट किया गया था। सौरभ शुक्ला लगातार बिहार घूम रहे हैं, रेड माइक पर आप तमाम रिपोर्ट्स तो उनके देख ही रहे हैं। तो पटना में हम थे, हमने कहा कि एक बातचीत कर लेते हैं, आगे भी और बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार चुनावों से जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और फिलहाल आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। विधायक को तोड़ दिया, मगर तोड़ने वालों